चाणक्य और चंद्रगुप्त की 47वां एपिसोड। मगध में मालकेतु ने जब राजहंस को मंत्री शंभुनाथ के कक्ष में प्रवेश करते देखा तो उसने मन ही मन कहा, वाह, मगध में भी हवाएं विपरीत दिशाओं में चलने लगी है। जब यह रहस्य मैं अमात्य को बताऊंगा तो वो मुझे हीरे जवाहरात से तोल देंगे। यह सोच मालकेतु वहां से चला गया। कुछ देर बाद राजहंस शंभुनाथ के कक्ष से निकला और विश्राम गृह की ओर चल पड़ा। उसने विश्राम गृह में अपने कक्ष में प्रवेश किया। तभी एक आवाज गूंजी, आओ राजहंस, आओ। राजहंस ने नजर उठाकर देखा तो मालकेतु पहले से ही उसके कक्ष में उपस्थित था। वो आश्चर्य से बोला, मालकेतु, तुम यहां? मालकेतु बहुत खुश था। वो हंसते हुए बोला, राजहंस मेरे मित्र, ये मेरा मगध है। मैं यहां नहीं रहूंगा तो कहां जाऊंगा? राजहंस बोला, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें तो। मालकेतु बीच में टोकते हुए बोला, अरे वो सब छोड़ो, मैं तुमसे एक आग्रह करने आया। तुम मेरी बात तो नहीं टालोगे? राजहंस सवालिया नजरों से मालकेतु को देखते हुए बोला, ये तो तुम्हारी बातों पर निर्भर करेगा। मालकेतु ने कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतनी रात को छिपते छिपाते मंत्री शंभुनाथ से मिलने क्यों गए थे? मालकेतु की बात सुन राजहंस के चेहरे का रंग उड़ गया। अपनी भावनाओं को संभालते हुए वो बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? मालकेतु बोला, वही जो मैंने देखा। वैसे मानना पड़ेगा, तुम तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हो। मुझे लगा तुम तक्षशिला में आचार्य गजानन के वफादार हो, लेकिन यहां शंभुनाथ, वो तो चाणक्य के हितैषी हैं। ये चक्कर क्या है, थोड़ा विस्तार में बताओगे? राजहंस को कुछ भी जवाब देते नहीं बन रहा था। वो पूरी तरह फंस चुका था। मालकेतु आगे बोला, वैसे अगर तुम मुझे सत्य बता दो तो मैं महामंत्री अमात्य से कहकर तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। नहीं तो। अभी मालकेतु की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी राजहंस ने बड़ी चालाकी से अपनी कमर से खंजर निकाल उस पर वार कर दिया। अचानक हुए इस वार से मालकेतु खुद को बचा नहीं पाया और उसके हाथ पे घाव हो गया। राजहंस ने दोबारा उस पर वार किया, लेकिन अब की बार मालकेतु ने उसका वार रोक दिया और उसके पेट पे अपने हाथ से प्रहार कर उसे जमीन पे गिरा दिया। मालकेतु ने उसके हाथ से खंजर छीन लिया और उसकी छाती पे चढ़कर बैठ गया। उसने एक हाथ से राजहंस का मुंह बंद कर दिया ताकि कोई उसके चिल्लाने की आवाज ना सुन सके। वो खंजर से उस पर वार करने ही वाला था कि तभी एक तलवार उसकी छाती के आर पार हो गई। उसकी छाती से खून का फंवारा छूट गया। उसका शरीर निढाल होकर दूसरी तरफ गिर पड़ा। राजहंस ये देख सन्न रह गया और जब वो अपने स्थान से उठा तो देखा श्वेतबाहु सामने खड़ा था। राजहंस आश्चर्य से बोला, तुम यहां कैसे पहुंचे? श्वेतबाहु बोला, जब तुम मंत्री जी से मिलने जा रहे थे, मैंने इसे उस समय मंत्री जी के कार्यालय के बाहर देख लिया था। मैं तभी समझ गया था कि इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसलिए मैं इसके पीछे यहां तक आया और तब से बाहर ही छिपा हुआ था। राजहंस बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु अब इसके मृत शरीर का क्या करें? श्वेतबाहु बोला, वो तो मुझ पर छोड़ दो। ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा कि इसकी आत्मा भी वहां से भाग नहीं पाएगी। राजहंस ने चैन की सांस ली। जहां मालकेतु की मृत्यु से राजहंस की जान में जान आ गई थी, वहीं मुरा अपने रिश्तेदार की धमकी से काफी डर गई थी। उसने फिर से मंत्री शंभुनाथ से मिलने का सोचा। मुरा को यह ज्ञात हो चुका था कि शंभुनाथ आज कार्यालय में अपने सेवकों के साथ किसी विशेष बात पर विचार कर रहे हैं। उसने सोचा कि मैं उनसे कार्यालय में ही जाकर मिल लूंगी। रसोई घर में अपना काम निपटाने के बाद मुरा शंभुनाथ के राजमहल वाले कक्ष में गई। शंभुनाथ उसी कक्ष में बैठे कुछ सेवकों के साथ खाद्य पदार्थों की चोरी को लेकर मंत्रणा कर रहे थे। मुरा को द्वार पर खड़ा देख वो बोले, दासी, तुम इतनी रात को यहां, कोई आवश्यक कार्य था क्या? मुरा बोली, मंत्री जी, मुझे आपसे रसोई में आ रहे खाद्य पदार्थों के संबंध में कुछ बात करनी थी। ठीक है। शंभुनाथ अपने सेवकों से बोले, आगे की मंत्रणा कल होगी। जिसे जिसे जो काम मिला है अपने कामों में लग जाओ। हमें जल्द से जल्द दोषी को पकड़ना है।
सभी सेवकों ने एक साथ कहा, जी मंत्री जी। सभी वहां से निकल गए और उनके जाते ही मुरा ने कक्ष में प्रवेश किया। मंत्री शंभुनाथ धीमी आवाज में मुरा से बोले, बोलो क्या कार्य है? मुरा बोली, आपको जल्दी ही कोई उपाय ढूंढना होगा, वरना मेरी रिश्तेदार कभी भी मेरे विरुद्ध अमात्य से शिकायत कर देगी। शंभुनाथ हैरान होकर बोले, हुआ क्या? मुरा बोली, आज वो औरत फिर से मुझे मिली और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे नहीं छुड़वाया तो वो सबको सच बता देगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उसने सच में किसी को सत्य बता दिया तो। शंभुनाथ ने सोचते हुए कहा, वो कुछ नहीं करेगी, मेरे पास एक रास्ता है। फिर उन्होंने मुरा के कान में कुछ कहा। उनकी बात सुनते ही मुरा के चेहरे पर एक चमक आ गई। वो बोली, ठीक है मंत्री जी, जैसा आप ठीक समझे। वो उस कमरे से निकल गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विशाखा उसका पीछा कर रही थी। उसने मुरा को मंत्री शंभुनाथ के कक्ष में जाते और निकलते देख लिया था। विशाखा मन ही मन सोचते हुए बोली, आखिर ऐसा कौन सा कार्य था कि रसोई घर से यह सीधा शंभुनाथ से मिलने चली आई? आखिर इसका और शंभुनाथ का रिश्ता क्या है? जहां विशाखा मुरा और शंभुनाथ के रिश्ते के बारे में सोच के परेशान थी, वहीं मुरा को अपने रिश्तेदार को फंसाने का उपाय मिल चुका था। जैसा शंभुनाथ ने उसके कान में कहा था, उसने वैसा ही करना शुरू किया। वो रात्रि में अपने रिश्तेदार के पास दासी कक्ष में गई और उससे बोली, अगर तुम्हें यहां से निकलना है तो तुम्हें हमारा एक कार्य करना होगा। उसके रिश्तेदार तुरंत बोली, हाँ कहो, मैं तैयार हूं। मुरा बोली, मेरी सूचना के अनुसार कल दरबार लगेगा, जहां उनको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा जिसने सबसे ज्यादा कर भरा होगा। उसके रिश्तेदार हैरान होकर बोली, तो इसमें मेरा क्या फायदा? मैं तो कर चुराने के आरोप में ही कैद होकर यहां आई थी, मैं कैसे? मुरा बीच में बोल पड़ी, रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर उसने एक छोटी सी पोटली अपने रिश्तेदार को देते हुए कहा, इस थैले में 1400 सिक्के हैं। कल मैं भी वहां रहूंगी और मैं जैसे ही तुम्हें इशारा करूं, तुम्हें दरबार के अंदर जाना है और सिर्फ इतना कहना है कि महाराज, मैंने अनाज भेजे हैं और ये सिक्के उससे इकट्ठा हुए हैं। फिर तुम्हें वो सिक्के मंत्री शंभुनाथ को देने हैं। उसके रिश्तेदार खुश होते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है, क्या महाराज फिर मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे? मुरा बोली, जब तुमसे पूछा जाए कि तुम क्या चाहती हो तो तुम बोलना, मुझे कैद से रिहाई चाहिए। तुम करके इतने सारे सिक्के चुकाओगी तो वो अवश्य ही तुम्हें रिहा कर देंगे। उसके रिश्तेदार सर हिलाती हुई बोली, ठीक है। उसने तुरंत वो थैली खोलकर उसकी जांच की तो उसके भीतर सोने के ही सिक्के थे। ये देखकर मुरा के रिश्तेदार बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। वो बोली, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे सिक्के कहां से आए? मुरा बोली, ये सब मैंने महल में कार्य करते हुए एकत्रित किए हैं। मुझे लगा था कि इनकी मदद से मैं अपने पुत्र को लेकर दूर चली जाऊंगी, लेकिन अभी इनकी आवश्यकता तुम्हें ज्यादा है। उसके रिश्तेदार बोले, तुम चिंता मत करो, यहां से बाहर निकलते ही मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र का पता बता दूंगी। मुरा हमें सर हिलाते हुए बोली, अब तुम सो जाओ, मैं चलती हूं। और हां, इस पोटली को संभाल कर रखना, किसी की नजर ना पड़े। मुरा की रिश्तेदार बोली, तुम चिंता मत करो, मैं इस पोटली को बहुत संभाल के रखूंगी। मुरा वहां से चली तो गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि विशाखा हर पल उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। इधर अमात्य अपने कक्ष में अकेले बैठे थे कि तभी विशाखा उनसे मिलने उनके कक्ष में आई और बोली, महामंत्री जी आपने बुलाया? अमात्य बोले, कुछ पता चला मुरा के बारे में? उसका शंभुनाथ से क्या रिश्ता है या कुछ भी? विशाखा बोली, नहीं अभी तक तो नहीं। वो बहुत चालाक औरत है, हमेशा बात को मोड़ देती है। मैं उससे नजदीकी बढ़ा रही हूं, शायद कुछ दिनों में पता चल जाए। अमात्य परेशान होते हुए बोले, विशाखा जल्दी करो, हमारे पास समय कम है। हमें जल्द से जल्द ज्ञात करना है कि मुरा वास्तव में कौन है। विशाखा बोली, मैं कोशिश कर रही हूं महामंत्री जी। मैंने आज उसे मंत्री शंभुनाथ के कमरे में जाते देखा था, लेकिन उसकी बातों को सुन नहीं पाई। कल एक दासी को उसकी सहायता करते देखा था। अमात्य तुरंत बोले, कौन दासी,
कौन है वो? विशाखा बोली। मैं ज्ञात करने की कोशिश कर रही हूं। अमात्य हैरान होकर बोले, कब करोगी ज्ञात? जब वो हाथ से निकल जाएगी। जल्दी ज्ञात करो कि वो कौन दासी है, कहीं वो हमारे हाथ से ना निकल जाए। जाओ। विशाखा बिना कुछ बोले सर झुकाकर वहां से निकल गई। अगली सुबह आचार्य चाणक्य तांबी के साथ उसके गांव पहुंचे, जो कंधार का सीमावर्ती इलाका था, और वहां पर सिकंदर का भय बढ़ता ही जा रहा था। गांव की हालत देखकर आचार्य चाणक्य का मन पसीज गया। वहां का एक एक घर उजड़ा पड़ा था। किसी घर की दीवार गायब थी तो किसी की छत। बहुत से लोगों ने खुद ही अपने घरों को तोड़ डाला था और सब सामान लेकर वहां से पलायन कर गए थे। अब कुछ ही घर बचे थे जो सही सलामत थे। तांबी ने कहा, आचार्य, गांव लगभग खाली हो चुका है। लोग काफी संख्या में यहां से पलायन कर चुके हैं। चाणक्य ने देखा, कोई अपनी सामान की गठरी बना रहा था तो कोई अपने सारे सामान को बैलगाड़ी पर लाद कर अंतिम बार अपने घर को निहार रहा था। कुछ बच्चे इन सब बातों से अनजान वहां की धूल में लौट रहे थे। एक मां खुली जगह पर अपने बच्चों के लिए बाजरे की रोटी बनाने का प्रयत्न कर रही थी। उनके पात्र में सिर्फ एक रोटी बनाने के लिए ही बाजरा बचा था। चूल्हे में वो अपनी ही झोंपड़ी की लकड़ी इस्तेमाल कर रही थी। तांबी उनकी दयनीय हालत देखकर बोला, आचार्य, यहां सबकी स्थिति ऐसी ही है। जिसके पास सुविधा है वो पलायन कर रहा है, और जिसके पास कोई सुविधा नहीं है वो अपनी जमीन पर ही मर जाना चाहता है। चाणक्य बोले, जब एक प्रदेश का राजा मानसिक रूप से अपंग हो जाता है तो ऐसा ही परिणाम होता है। उससे भी ज्यादा अपंग हो जाते हैं उस प्रदेश में रहने वाले लोग जिनकी विरोध करने की क्षमता मरी हुई होती है। तांबी बोला, आचार्य, सत्य है, परंतु ये छोटे लोग कर भी क्या सकते हैं उनकी सेना के सामने। ऊपर से सिकंदर के बारे में तरह तरह की अफवाहों ने इनके अंदर के डर को और भी बढ़ा दिया है। चाणक्य गांव में कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें कुछ लोगों की बातें सुनाई पड़ी। उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे, मैंने तो सुना है कि सिकंदर के पास जादुई शक्तियां हैं। उसकी सेना में उड़ने वाले घोड़े हैं। भला राजा भी क्या करते हैं? सिकंदर के सामने तो कोई भी नहीं टिक पाएगा। दूसरे आदमी ने कहा, तुम सत्य कह रहे हो भाई, उनकी सेना में तो शेर भी है। भला उनका कौन सामना करेगा? भला इसी में है कि यहां से जल्दी से पलायन कर ले। एक औरत बोली, सही किया राजा आंबी ने, वरना वो जीतते भी नहीं और बेकार में हमारे कई सैनिक मारे जाते। चाणक्य उनकी बात सुनते हुए चुपचाप आगे बढ़ गए और फिर कुछ सोचते हुए तांबी से बोले, भय अगर अफवाह से पैदा हो रहा है तो क्यों ना एक अफवाह और फैलाई जाए कि मगध नरेश उनकी सहायता को यहां आ रहे हैं। उनकी विशाल सेना के सामने सिकंदर का टिकना मुश्किल है। उनकी सेना में भी बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। तांबी हैरान होकर बोला, आचार्य, ये आप क्या कह रहे हैं? वो भला क्यों विश्वास करने लगे ऐसी बातों का? चाणक्य बोले, अगर वो सिकंदर की अफवाह को सच मान सकते हैं तो मगध की अफवाह को क्यों नहीं? देखा तो उन्होंने दोनों में से किसी की भी सेना को नहीं है। चाणक्य ने फिर एक गहरी सांस ली और आगे बोले, अगर अफवाह को मिटाना है तो अफवाह का ही सहारा लेना होगा। अफवाह ही यहां की बस्तियों से पलायन को रोक सकती है और इनके अंदर एक आत्मविश्वास जगा सकती है। तांबी बोला, लेकिन एक अफवाह के माध्यम से हम इन्हें कब तक रोक पाएंगे? चाणक्य बोले, ज्यादा नहीं, लेकिन तब तक तो रोक ही सकते हैं जब तक मैं स्वयं सिकंदर के खेमे में जाकर यह पता करके ना आ जाऊं कि जो अफवाहें उसके बारे में फैल रही हैं उनमें सत्यता है भी कि नहीं। तांबी बोला, लेकिन यह सब हम कैसे करेंगे? चाणक्य ने जवाब देते हुए कहा, यह तुम मुझ पे छोड़ दो। चाणक्य के चेहरे का आत्मविश्वास देख तांबी को भरोसा हो गया कि आचार्य समय रहते कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। इधर तक्षशिला में सभी छात्र मैदान में आचार्य श्वेतांक के निर्देशों का पालन करते हुए तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। चंद्रगुप्त भी एक अन्य छात्र के साथ अभ्यास कर रहा था। आचार्य श्वेतांक उस समय वहां नहीं थे, वीरसेन पब्बत के साथ मिलकर अभ्यास कर रहा था। तभी तक्षशिला का एक छात्र पब्बत के पास आया और बोला, राजकुमार पब्बत, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है।
पप्पत ने अभ्यास रोककर उसकी तरफ देखा और कहा, कहो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? वो छात्र बोला, मेरे पिता को अपने व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ है। इस कारण वो मेरे इस वर्ष का अध्ययन शुल्क नहीं चुका पाएंगे। मैंने सुना है कि आपने ये घोषणा की है कि जिस विद्यार्थी के पास अध्ययन शुल्क की कमी है वो आपसे आकर सहायता मांग सकता है। उसकी बात सुनकर पप्पत बोला, सही सुना है तुमने। वो छात्र खुश होकर बोला, तो आप मेरी सहायता कर दीजिए। ये सुनकर पप्पत मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? यह सुनकर वो छात्र हैरान हो गया और बोला, मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं तो इस समय खुद मांगने की स्थिति में हूं। पप्पत ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, तुम मुझे कुछ दे नहीं सकते, लेकिन मुझसे युद्ध तो कर ही सकते हो, है ना? यह सुनकर वहां उपस्थित सभी छात्र हैरान रह गए। पप्पत आगे बोला, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सहायता करूं तो तुम्हें आज रात तक्षशिला के बाहर जो खाली मैदान है वहां मेरे साथ तलवारबाजी करनी होगी। यदि तुमने मुझे हरा दिया तो बदले में मैं तुम्हारा शुल्क चुका दूंगा। यह सुनकर वो छात्र मायूस हो गया, क्योंकि पप्पत के साथ युद्ध करने की क्षमता उसमें नहीं थी। पप्पत उसकी हालत अच्छी तरह समझ चुका था, इसलिए बोला, तुम चाहो तो तुम्हारा कोई मित्र या तक्षशिला का कोई छात्र तुम्हारे स्थान पर युद्ध कर सकता है। यह सुनकर उस छात्र ने वहां उपस्थित छात्रों की तरफ उम्मीद भरी दृष्टि से देखा, लेकिन वहां कोई भी उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं था। वो छात्र निराश होकर वहां से जाने लगा कि तभी चंद्रगुप्त उसे रोकते हुए बोला, रुक जाओ। वो छात्र रुक गया। चंद्रगुप्त पप्पत के सामने आया और बोला, इसके स्थान पे मैं तुमसे युद्ध करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपना दिया वचन निभाना होगा। यह सुनकर पप्पत और वीरसेन के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आ गई। पप्पत मन ही मन बोला, आखिर अब जाकर तीर सही निशाने पे लगा है। आखिर चंद्रगुप्त को तलवारबाजी के युद्ध में आमंत्रित करके पप्पत अपनी कौन सी योजना को अंजाम देना चाहता है? क्या चाणक्य तांबी के गांव से हो रहे पलायन को रोक पाएंगे? क्या होगा जब अमात्य को मुरा के रिश्तेदार से उसके पुत्र का सत्य पता चलेगा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।